हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछे जाते हैं और ये हमारा सब्जेक्ट है बाल विकास। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास को तीन भागों में क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो संज्ञानात्मक विकास जो है उसको तीन भागों में किसने बांटा है? जो जो कि है हमारी पहली अवस्था क्रियात्मक, दूसरी है प्रतिबिंबात्मक और तीसरी अवस्था है संकेतात्मक। तो ऐसा करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ब्रूनर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है फ्रॉबेल, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बिने और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कोहलर। तो इन चारों में से जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमें चूज करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए पहले प्रश्न के सही उत्तर की बात करते हैं। पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को तीन भागों में बांटा है, जो कि हमारे तीन भाग हैं। पहला भाग है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा भाग है प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा है संकेतात्मक अवस्था। पहले प्रश्न के बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है वह स्तर है। तो वह कौन सा स्तर है जिसमें बच्चा जो होता है छोटा, वो अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद यानी कि अंतर करना समझ जाता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन तथा तर्क करना प्रारंभ कर देता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपनी वस्तु पदार्थ के संबंध में सोचना शुरू कर देता है और तर्क करना शुरू कर देता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो तर्क करना प्रारंभ हो जाता है। आप इससे याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन कोहलर, तीसरा ऑप्शन फ्रॉबेल और चौथा ऑप्शन है बिने। तो जो बौद्धिक विकास होता है उसे चार अवस्थाओं में बांटने वाले जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो बताना है। बात करते हैं चौथे प्रश्न के सही उत्तर की। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने मनोवैज्ञानिक हैं हमारे जिन्होंने बौद्धिक विकास को चार अवस्थाओं में बांटा है। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए हैं? पांचवें प्रश्न में हमसे पूछा गया है थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए गए हैं उसमें प्राथमिक और द्वितीय नियम है, जिन्हें जो द्वितीय नियम होते हैं उन्हें ही हम गौड़ नियम से भी जानते हैं। गौड़ को इंग्लिश में हम सेकेंडरी कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया 6। पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। थॉर्नडाइक ने अपने सेकेंडरी नियम में 5 नियमों को दिया है। इसके बाद बात करते हैं
छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अर्थात हमसे पूछा है कि कौन सा जो हम अर्जित करते हैं मोटिवेशन वो आता है। मोटिवेशन जो अर्जित किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्यास, दूसरा ऑप्शन भूख, तीसरा ऑप्शन निद्रा और चौथा ऑप्शन प्रतिष्ठा। तो बात करते हैं छठे प्रश्न के सही उत्तर की। तो जो हमारी अर्जित अभिप्रेरणा हो जाएगी वो हो जाएगी प्रतिष्ठा, क्योंकि मान सम्मान को हम अर्जित करते हैं, बाकी भूख प्यास और निद्रा हमारी प्राकृतिक होती हैं। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। जब हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं उसको दोबारा से याद करने में असफल हो जाते हैं, ये शब्द हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। असफलता, कई बार सफलता सोचकर लगा आते हैं तो हमें असफलता देख लेना है। और बात करते हैं ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन है विस्मरण, दूसरा ऑप्शन प्रतिभिज्ञा, तीसरा ऑप्शन प्रत्यवाहन, चौथा ऑप्शन आत्मसातन। तो सीखी गई वस्तु को पुनः स्मरण करने की असफलता हमारी कहलाती है विस्मरण। अगर हम सफल हो जाते हैं तो वो तो स्मरण में हमारे आता है, और अगर हम असफल हो जाते हैं तो विस्मरण में आता है। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। पहला ऑप्शन परीक्षण करने की प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन स्मृति, तीसरा ऑप्शन अनुशासन और चौथा ऑप्शन प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो बात करते हैं आठवें प्रश्न के सही उत्तर की। आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। एक अच्छा विद्यालय वही है जहां शिक्षकों में योग्यताओं में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति होती है। इसके बाद बात करते हैं नवें प्रश्न के बारे में। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। पहला ऑप्शन डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन डिसग्राफिया, तीसरा ऑप्शन डिसथीमिया, तीसरा ऑप्शन है डिसमीथिया और चौथा ऑप्शन है डिस्केकुलिया। तो बात करते हैं शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उन्हें सामान्यता होता है डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया हमारा पढ़ने के अंतर्गत आता है और डिस्केकुलिया में गणित संबंधी परेशानी होती है। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह 100 को वाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो ये हमारा अक्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है डिस्केकुलिया, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है डिसग्राफिया और चौथा ऑप्शन है शब्द जम्बलिंग। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे, 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। जब हम शब्दों को 100 को वाज में पढ़ें, यानी कि एस और डब्ल्यू मतलब शब्दों को आगे पीछे पढ़ें, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ें, जब शब्दों संबंधित अक्षमता होती है पढ़ने संबंधित, तो हमारी आ जाती है डिसलेक्सिया के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया व्यक्तिगत समानता, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया व्यक्तिगत भिन्नता, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया आ व ब दोनों, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया कोई नहीं। तो बात करते हैं 11वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो जब बच्चे में बहुत सारी समानताएं होती हैं किंतु वह विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये आता है हमारा व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिक विभिन्नता। इसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दी थी, आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमें दिया गया क्रो एवं क्रो, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया फ्रॉबेल, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है किलपैट्रिक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है डगलस। तो बात करते हैं 12वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। अगर ऑप्शन में आपको किलपैट्रिक ना मिलकर के जॉन डीवी दिया गया हो तो जॉन डीवी वहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जॉन डीवी के ही शिष्य थे। इसके बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान
लगाने के लिए प्रयुक्त होती है। तो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त तो बहुत सारी विधि होती हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है प्रश्नावली विधि, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है मापन रेखा विधि, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है मनोनीत विधि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि होती है हमारी, उसके गुणों का जब हम अनुमान लगाने के लिए उससे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो वो होती है हमारी प्रश्नावली विधि। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है बाल विकास का प्रमुख आधार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। पहला ऑप्शन हमें दिया है वंशानुक्रम, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है वातावरण और तीसरा ऑप्शन हमें दिया है उपर्युक्त आ और बा दोनों विकल्प और चौथा ऑप्शन हमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इस क्वेश्चन को रट लेना है कि बाल विकास का प्रमुख आधार होता है वातावरण एवं वंशानुक्रम, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त आ और बा दोनों, यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बालक के विकास में। इस बात को आपको विशेष तौर पर याद रखना है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, यूपी टेट सी टेट सब में बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। इसके बाद बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो ये सभी अवस्थाएं हमारी बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो ये थे आज के हमारी वीडियो के 15 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको 15 के 15 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।